नमस्कार प्यारे बच्चों, माई सेल्फ DN तिवारी, PGT इकोनॉमिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय कानपुर बिहार। आज की इस क्लास में उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि उपभोक्ता किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा को क्रय करने के लिए क्यों तैयार हो जाता है, उसका संतुष्टि का स्तर कब अधिकतम होता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत समय समय पर आए हैं उनको गणनावादी या ऑर्डिनलिस्टिक अप्रोच में क्यों विभाजित किया गया है, और अल्टीमेटली हम आपको बताने जा रहे हैं कि मांग किसे कहते हैं, मांग का नियम क्या होता है, और मांग में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कंज्यूमर किसे कहते हैं। हु इज ए कंज्यूमर? कंज्यूमर इज ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन who is using up the existing usefulness or utility of a commodity to satisfy human desire. कंज्यूमर हम उस व्यक्ति अथवा संस्था को कहेंगे जो किसी वस्तु में जो निहित उपयोगिता है उस उपयोगिता का संतुष्टि के लिए प्रयोग करने वाला होता है। यह कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई संस्था भी हो सकती है। तो अगर हम इसके मूलभूत जो एलिमेंट्स हैं कंज्यूमर के बारे में अगर हम पढ़े तो इसमें कोई व्यक्ति अथवा संस्था हो सकता है। हर वस्तु में एक मनुष्य की इच्छा को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। वो उपभोक्ता तब बन जाता है जब उस वस्तु में निहित उपयोगिता का वो प्रयोग अपनी संतुष्टि के लिए करता है। और इसके अलावा हमारा जो लक्ष्य होता है कंज्यूमर का, उपभोक्ता का, वो कम से कम खर्च करके, कम से कम व्यय करके अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो कंज्यूमर हम उसी को कहेंगे जो कम से कम व्यय करके संतुष्टि को प्राप्त करने की कोशिश करता है। उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित जो सिद्धांत है उनको हम दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कार्डिनल अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को हम गणनावादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत उपयोगिता को मापने की कोशिश की गई है। एल्फ्रेड मार्शल के अनुसार हर वस्तु में मनुष्य की इच्छा को संतुष्ट करने की एक निश्चित क्षमता होती है। उस क्षमता को हम यूटिलिटी कह सकते हैं और इस यूटिलिटी को हम माप सकते हैं। वी कैन मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ आइदर यूटिल्स और इन टर्म्स ऑफ मनी। या तो मुद्रा में उसे माप सकते हैं या इकाइयों में उसे माप सकते हैं। इस सिद्धांत ने कंज्यूमर को एक विवेकशील कंज्यूमर माना है। विवेकशील कंज्यूमर मैंने अभी आपको बताया कि कम से कम व्यय करके, न्यूनतम व्यय करके, मिनिमम एक्सपेंडिचर पे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करेगा। एवरी कमोडिटी हैज ए पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट टू बी कंज्यूम्ड। ये एक इसकी खासियत है कि हर वस्तु की एक पर्टिकुलर यूनिट होती है, स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट होती है जिसे उसे कंज्यूम करना होता है। जैसे कप ऑफ टी, एक ग्लास फुल ऑफ वाटर या मिल्क। अब अगर हम एक ड्रॉप ऑफ टी की बात करें या कॉफी की बात करें या एक ड्रॉप ऑफ मिल्क की बात करें तो वो कहीं सेंस नहीं रखती अपने आप में। इसी तरह उपभोक्ता जो है ये नियम तभी लागू होता है जब मार्शल के अनुसार आपका जो उपभोग है वो लगातार करता रहता है। इसके बाद एल्फ्रेड मार्शल ने टोटल यूटिलिटी की अवधारणा की व्याख्या की है। टोटल यूटिलिटी किसी वस्तु के एक निश्चित मात्रा को उपभोग करने के पश्चात मनुष्य को मिलने वाली कुल संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहा जाता है। जबकि सीमांत उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करके कुल उपयोगिता में होने वाली शुद्ध वृद्धि।
net addition to the total satisfaction which a consumer gets by consuming an additional unit of a commodity is known as marginal utility. इसको निकालने के लिए आप सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, कुल उपयोगिता जो आपको n यूनिट से मिल रही है उसमें से घटा दीजिए कुल उपयोगिता जो आपको n माइनस n यानी कि उससे एक पहले वाली इकाई से मिली थी। तो इस तरीके से आप सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं। मार्शल के अनुसार as we go on consuming additional units of a commodity, we get less and less satisfaction, and this falling tendency in marginal utility is known as law of diminishing marginal utility. यानी कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उपयोगिता उपभोग को बढ़ाते हैं, मात्रा को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उससे हमें जो कुल उपयोगिता मिलती है वो घटती हुई दर से मिलती है, यानी सीमांत उपयोगिता जो है कम होती है। और निश्चित है इस प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होने की प्रवृत्ति को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। अगर हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के मध्य निहित संबंध को देखें तो हम पाएंगे कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस अलोंग विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, लेकिन इसका जो रेट होगा, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी विल ऑलवेज डिमिनिश। दैट मीन्स TU इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव, यानी TU आपका बढ़ता जाएगा जब तक कि MU जो है मोर देन 0 होता है। TU इज हाईएस्ट व्हेन MU बिकम्स 0। जब MU इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो टोटल यूटिलिटी उस समय अधिकतम स्तर पे होगी। इसके अलावा टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव। MU कैन बिकम नेगेटिव। आइए अब हम इसको टेबल और रेखाचित्र के माध्यम से समझते हैं। अगर ये क्वांटिटी है तो हम देखते हैं कि 0 क्वांटिटी में कुल उपयोगिता, अगर आप कोई यूनिट कंज्यूम नहीं करेंगे तो कुल उपयोगिता आपको शून्य मिलेगी। सीमांत उपयोगिता की कोई बात ही नहीं होती। जैसे ही आप पहली इकाई किसी वस्तु का उपयोग करते हैं आपका कुल यूटिलिटी मिलती है, कुल सेटिस्फेक्शन मिलता है, कुल संतुष्टि मिलती है 10 इकाई के बराबर। और इस तरीके से सीमांत उपयोगिता भी आपकी 10 हो जाती है, क्योंकि 10 में से 0 गया, 10 माइनस 0, ये आपका है TUN और ये आपका है TUN-1। तो इसका मतलब आपका ये 10 माइनस 0 अगर आप करते हैं तो इज इक्वल टू 10 हो जाता है। इसके बाद जब आप दूसरी इकाई को कंज्यूम करते हैं, अब आपका ये TUN हो गया, तो TUN जो है आपका 16 है और TUN-1 अब आपका हो गया 10। तो इस तरीके से 6 इकाई के बराबर आपको सीमांत उपयोगिता मिलती है। तो आप जब भी चाहें तो आप निकाल सकते हैं। 20 में से 16 गए 4 और 20 में से 20 गया 0। तो जैसे आप चौथा इकाई उपयोग करते हैं आप देखेंगे आपकी सीमांत उपयोगिता शून्य हो गई है, और जहां सीमांत उपयोगिता शून्य वहां कुल उपयोगिता अधिकतम है। अब इसके बाद सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होगी। यही चीज हमने रेखाचित्र से दिखाया। इस रेखाचित्र में आप देखेंगे जब क्वांटिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी भी 0 है, और जब क्वांटिटी 1 हो जाती है टोटल यूटिलिटी 10 हो जाती है, जब क्वांटिटी 2 होती है तो टोटल यूटिलिटी 16 हो जाती है। इस तरीके से आप देखेंगे ये 20 पे आकर के जब MU आपका, ये आपका हरे रंग का जो वक्र है सीमांत उपयोगिता वक्र है, और लाल रंग का वक्र जो है वो आपका टोटल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी कर्व है। आप देखिए द पॉइंट वेयर MU हैज बिकम 0 यू कैन फाइंड TU इज मैक्सिमम। इसके बाद आपका MU नेगेटिव हो जाएगा। जी हाँ, नेगेटिव MU का मतलब होगा कि ये वस्तु अब उपभोक्ता के लिए नुकसानदायक हो गई है, उसको नेगेटिव यूटिलिटी देने लगी है। Why this law of diminishing utility is possible? कारण क्या है, ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्यों लागू होता है? सबसे पहली बात है साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन डिजायर्स टेंड्स टू डिक्रीज आफ्टर एवरी यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को कंज्यूम करते हैं उस वस्तु को पाने की इंटेंसिटी हमारी कम होती चली जाती है, इसलिए सीमांत उपयोगिता भी कम होती है। एक और खासियत है कि स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट इज कंज्यूम। मैंने आपको बताया कि अगर आप पानी पिलाएंगे तो प्यास बढ़ सकती है घटने के बजाय। कंजम्पशन मस्ट बी इन ए कॉन्टिन्यूअस मैनर, ये उपभोग लगातार होना चाहिए। पहली इकाई के बाद दूसरा और दूसरी के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, बीच में गैप नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये नियम
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू नहीं होगा। सीमांत उपयोगिता मनी की जो है वो कांस्टेंट है। मनी को इन्होंने तराजू के रूप में यूज किया है, तो द यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब 100 रुपए का नोट प्रत्येक के लिए बराबर उपयोगिता रखता है, ऐसा इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना था। कंज्यूमर एक विवेकशील कंज्यूमर है, तभी ये नियम लागू होगा। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। व्हाट डिटरमाइंस कंज्यूमर टू बाय ए कमोडिटी? एक्चुअली में जब भी हम किसी दुकान पे जाते हैं और किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि उस वस्तु की कीमत क्या है, उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है, और हमारे पास जो रुपया है, जो मुद्रा है, वो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है। ये क्लासिकल मॉडल था, इसको हम कार्डिनलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। एल्फ्रेड मार्शल और उसके फॉलोअर्स ने इसको प्रतिपादित किया था। आइए हम आपको एक गोलगप्पे की दुकान पे ले जाते हैं, पानी पूरी की दुकान पे ले जाते हैं और देखते हैं कि आप पानी पूरी कितने इकाइयां खाएंगे। तो अगर उसकी कीमत 2 रुपए है प्रति इकाई और आपके पास जो मनी है उसकी भी जो उपयोगिता है वो 2 इकाई के बराबर ही है, तो देखते हैं कि आप कितने गोलगप्पे खाएंगे कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर होगा। लेट अस सी, अगर आपने कोई भी इकाई नहीं खाई है तो आपका कुल उपयोगिता 0 होगी, सीमांत उपयोगिता का प्रश्न ही नहीं उठता है। और कितना पैसा दोगे, जब कुछ खाया ही नहीं तो पैसा क्या दोगे भाई। जैसे आपने पहला गोलगप्पा खाया, उस केस में आप देखेंगे कि आपको कुल उपयोगिता 10 इकाई के बराबर मिली। अब 10 इकाई सीमांत उपयोगिता क्या हुई, 10 माइनस 0, तो अब आप देखेंगे ये 10 इकाई के बराबर आ गई। इसको जब हम MU इन टर्म्स ऑफ मनी, इस MU को जब हम इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट करेंगे, यानी कि MU को जब हम प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आ गया 5। यानी कि आपको जो कीमत देनी है वो 1 इकाई आप खरीदने जा रहे हैं, तो कीमत आप देंगे 2 गुना 1 यानी कि 2 रुपए देंगे, और आपको सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है, 5 गुना 1, यानी आपको जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है वो 5 इकाई के बराबर मिल रही है। तो अब आप बताइए, पहला गोलगप्पा अगर आप खा रहे हैं तो आप उसके लिए 2 रुपए दे रहे हैं, लेकिन सीमांत उपयोगिता 5 रुपए के बराबर मिल रही है, तो निश्चित आप उस यूनिट को, उस इकाई को, उस वस्तु की मात्रा को खरीद लेंगे। आइए देखते हैं कि आप दूसरी इकाई भी इसकी खरीदना चाहेंगे। अब दूसरी इकाई जब आप खरीदेंगे तो आपको कुल उपयोगिता 16 इकाई के बराबर मिलेगी, लेकिन दूसरी इकाई से आपको 6 मिल रहा है। अगर इस दूसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को हम मुद्रा में कन्वर्ट करें तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो है 3 आ गई। अब आप प्रति इकाई खर्च कर रहे हैं 2 रुपए, जो एक्सपेंडिचर है, जो प्राइस है वो 2 रुपए है, और आपको जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है वो 3 इकाई के बराबर मिल रही है। तो क्या इस दूसरी इकाई को आप कंज्यूम करेंगे? जी हाँ, आप दूसरे गोलगप्पे को भी खा लेंगे, क्योंकि आपको संतुष्टि ज्यादा मिल रही है, रुपया कम खर्च करना पड़ रहा है। जब हम तीसरी इकाई के बारे में जाते हैं और देखते हैं कि इससे मिलने वाली जो कुल सेटिस्फेक्शन है, कुल उपयोगिता है, वो 20 इकाई के बराबर है, लेकिन थर्ड इकाई से हमें जो मिली है सीमांत उपयोगिता वो खाली 4 मिली है। जब हम इसको इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट करते हैं, MU बाई PX करके, MUX अपॉन PX करके अगर हम इसको कन्वर्ट करते तो हम पाते हैं 2। अब आप 2 रुपए खर्च कर रहे हैं और 2 इकाई के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो क्या आप इसे कंज्यूम करेंगे? जी हाँ, इसे भी आप कंज्यूम कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप चौथी इकाई के बारे में क्या सोच होगी आपकी? जब आप चौथी इकाई को कंज्यूम करते हैं तो कुल उपयोगिता आपकी को मिलती है 20 इकाई। जी हाँ, अब आपकी कुल उपयोग सीमांत उपयोगिता 0 हो चुकी है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, तो आप देखते हैं कि आपको सीमांत उपयोगिता इन टर्म्स ऑफ मनी 0 मिल रही है, और खर्चा आपको कितना करना पड़ रहा है, 2 रुपए। तो क्या आप 2 रुपए खर्च करके 0 इकाई ऑफ सेटिस्फेक्शन लेना चाहेंगे? नो। तो इसका मतलब यह है कि आप 3 यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे और चौथी इकाई को आप रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप चौथी को ही रिजेक्ट कर रहे हैं तो पांचवी और छठी से तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो नेगेटिव होने वाली है। ये आप जानते हैं कि अब ये चाहे गुलाब जामुन हो, वो भी आपके लिए पांचवा और छठा गुलाब जामुन नुकसानदायक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पांचवी और छठे पे आप नहीं जाएंगे। तो जहां तक उपभोक्ता के संतुलन की बात है, आपने देखा कि उपभोक्ता उस समय तक कंज्यूम करता जाएगा जब तक कि उसको प्राइस ऑफ एक्स जो है
वो mu ऑफ x अपॉन mu ऑफ m के बराबर नहीं हो जाती, ये बात होगी। आइए इसको हम रेखाचित्र की सहायता से देखते हैं। ये जो नीले रंग की रेखा है वो MUX को दिखाती है। अगर प्राइस OPX है, इस OPX प्राइस पे वो OQX यूनिट कंज्यूम करेगा। ऐसी स्थिति में वो जो टोटल पेमेंट कर रहा है, वो टोटल पेमेंट इसका देखिए, टोटल अमाउंट ही पेड इज OPX EQX, यानी OPX EQX, इतना ये पे कर रहा है जो येलो कलर का है। और इसको जो कुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो ODEQX, यानी कि जो ये ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट उसका कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट है, उपभोक्ता के बचत का पार्ट है। तो निश्चित है, आपको बताया मैंने, उपभोक्ता एक वस्तु के संदर्भ में उस समय संतुलन में होगा जब PX बराबर होगा सीमांत उपयोगिता के। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटीज, अगर हम दो वस्तुओं के बारे में ले तो उसके ऊपर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लागू होता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जब आप अंतिम डॉलर, अंतिम रुपया खर्च करें, चाहे वस्तु X पे चाहे वस्तु Y पे, आपको अगर समान सीमांत उपयोगिता मिलती है तो आप संतुलन में। ये कब अचीव होगा? जब आपका MUX अपॉन PX बराबर होगा MUY अपॉन PY बराबर होगा सीमांत उपयोगिता मनी की, MUM। तो MUM इज द मार्जिनल यूटिलिटी विच वी गेट फ्रॉम मनी। एंड जब ये देखिए, लॉ ऑफ इक्वी का मतलब क्या है? when you are going to spend this large dollar on commodity X and Y, you get equal satisfaction. Only then you can say that consumer is in equilibrium in case of two commodities. आइए इसको हम रेखाचित्र की सहायता से देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एक ऐसा रेखाचित्र जिसमें दो वस्तुओं को हम एक साथ लेके दिखा रहे हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वस्तु X की क्वांटिटी बढ़ती है। अगर हम Y टू राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो वस्तु Y की कमोडिटी बढ़ती है। ये ओरिजिन पॉइंट है वस्तु X के लिए, एंड O प्राइम इज द ओरिजिन पॉइंट फॉर कमोडिटी Y। यहाँ आप देखेंगे X एक्सिस पे लेफ्ट साइड में आपने MUX अपॉन PX लिया है, राइट साइड में Y एक्सिस पे आपने MUY अपॉन PY लिया है। ये कर्व आप देखेंगे MUX अपॉन PX का कर्व है, और ये कर्व आपका MUY अपॉन PY का कर्व है। उपभोक्ता उस समय संतुलन में होगा जब ये दोनों MUX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY होगा। साथ ही अब आप देखिए, ऐसी केस में अगर वो मूव करता है, यहाँ पे दोनों से समान मिल रहा है, अगर वो मूव करता है इस पॉइंट पे OQ2 पॉइंट पे, यानी वो Y को कम कंज्यूम कर रहा है, X को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप देखिए जो X से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, और जो Y से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली Q2C प्राइम इज हायर देन Q2B प्राइम। तो इन दिस केस MUY इज मोर देन MUX। अब क्या करेगा वो? MUY ज्यादा मिल रहा है तो Y का मात्रा बढ़ाएगा कंजम्पशन, और X की क्वांटिटी को कम करेगा। तो इसलिए ये तब तक करता जाएगा जब तक कि उसको समान दोनों से ना मिलने लगे। अगर वो Q1 पॉइंट पे भी है तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि MUX उसको Q1B के बराबर मिल रहा है, और Y कमोडिटी से उसको Q1C के बराबर MU मिल रहा है। ऐसी स्थिति में Y से उसे सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है तो Y से पैसा निकालेगा और X में पैसा लगाएगा, X की मात्रा को बढ़ाएगा। ये तब तक बढ़ाएगा जब तक कि वो इसी पॉइंट पे ना आ जाए। तो अल्टीमेटली उपभोक्ता उसी समय संतुलन में होगा जबकि उसका MUX अपॉन PX बराबर होगा MUY अपॉन PY, और ये बराबर होगा MUM। एक बार फिर मैं आपको बता दूंगा, इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कंज्यूमर यहाँ पर जब अपना आखिरी रुपया खर्च करता है तो चाहे वो X पे खर्च करे चाहे Y पे खर्च करे, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन समान रहेगा। तो इसलिए वो संतुलन में है, क्योंकि संतुलन एक ऐसा बिंदु होता है जहां से परिवर्तन नहीं चाहता है। कार्डिनल अप्रोच की कुछ कमियां थी, आइए अब उनको एक एक करके पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मैन इज नॉट ए कैलकुलेटिंग मशीन। क्या हम मनुष्य को गणना करने वाली मशीन समझ सकते हैं? क्या
किसी वस्तु की एक पर्टिकुलर इकाई से कितना यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या इसे मापा जा सकता है? ये सबसे बड़ी दुविधा थी अर्थशास्त्रियों के सामने कि जब आप एक कप चाय पीते हैं तो उससे कितने इकाई के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसको अगर कोई विशेषज्ञ हो तो शायद माप भी ले, लेकिन एग्जैक्टनेस तो उसको भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात है, इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट माना है। अगर ऐसा होता है कि एक 100 रुपए के नोट की कीमत सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए वैल्यू बराबर है, तो एक आदमी 100 रुपए का नोट एक वेटर को होटल में जाकर के टिप दे देता है और वही 100 रुपए का नोट कमाने के लिए एक मजदूर आदमी को दिन भर मजदूरी करनी पड़ती है। तो क्या वो मजदूर भी 100 रुपए का नोट किसी वेटर को टिप दे सकता है? यानी कि मजदूर के लिए 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा है। तो वास्तव में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इस कांस्टेंट का जो इनका कॉन्सेप्ट था, जो मान्यता थी, उसको भी चैलेंज किया गया है और इसलिए ये नियम लागू नहीं होता। इसके बाद कंज्यूमर हैज टू पे not only on MU, he gets rather it depends on elasticity of demand. वास्तव में हम सीमांत उपयोगिता को देखकर ही किसी वस्तु की कीमत को पेमेंट नहीं करते। पेमेंट हम करते हैं उसकी मांग की लोच के आधार पर, उसकी इंटेंसिटी के आधार पर, जरूरत के आधार पर। सीमांत उपयोगिता के आधार पर हम किसी वस्तु की कीमत को पे नहीं करते, क्योंकि किसी वस्तु की कीमत के निर्धारण में वास्तव में विक्रेताओं का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान होता है जितना कि क्रेताओं का। तो रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर, चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो क्या हम सभी उपभोक्ताओं को विवेकशील मान सकते हैं? सारे कंज्यूमर विवेकशील नहीं होते। अगर सभी लोग विवेकशील हो जाए तभी ये नियम लागू होगा, जो कि संभव नहीं है। यूनिट ऑफ कंजम्पशन में ऑल्सो वेरी। देखिए, आपके घर के जो चम्मच है, जो कप्स है, उनकी यूनिट्स डिफर कर सकती है, उसमें कितना कंपोनेंट आ रहा है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये भी एक दिक्कत की बात थी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट या जो आप इकाई कंज्यूम कर रहे हो समान मात्रा में होगा, समान क्वालिटी में होगा, ऐसा संभव नहीं है। यूटिलिटीज आर नॉट इंडिपेंडेंट। इस सिद्धांत ने कहा कि यूटिलिटीज जो है इंडिपेंडेंट है, यानी वस्तु एक्स से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो उसका वाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप देखिए, अगर आपके पास एक गाड़ी है लेकिन आपके पास फ्यूल नहीं है, अगर फ्यूल नहीं है तो आपकी गाड़ी की क्या यूटिलिटी है, ये आप इमेजिन कीजिए। तो यानी कि यूटिलिटीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वी कैन से दैट। आइए अब जे.आर. हिक्स ने क्या किया। जे.आर. हिक्स ने कहा भाई उपयोगिता को मापने की जरूरत नहीं है, हाँ आप ये बता सकते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन से आपको एक समान संतुष्टि मिलती है। We cannot calculate the amount of satisfaction which we get by consuming a commodity, as man is not a calculating machine and there is no standardized measuring rod available for it. लेकिन we can certainly give a number of combinations of two different commodities which give equal level of satisfaction to a consumer. ये हम दे सकते हैं कि कौन कौन से combinations ऐसे हैं दो वस्तुओं के जो कि कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, here we find there is no need to measure the utilities in terms of anything but just to recognize the combinations giving equal satisfaction to a consumer, ordering out our scale of preference. वहां हमने गणना करने की कोशिश की थी, यहां हम उसको ऑर्डरिंग करेंगे 1 2 3 4 लाइक इस तरीके से कॉम्बिनेशंस को। So if we get loci of different combinations of two different commodities that give equal satisfaction to a consumer, we shall get the indifference curve. अब indifference curve की कल्पना यहाँ से आती है। Indifference curve एक ऐसा वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनसे उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए भी कुछ assumptions हैं। मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। जो कंज्यूमर का मनी इनकम है वो कांस्टेंट रहता है, तभी ये नियम लागू होगा। इसके अलावा कंज्यूमर हैज टू स्पेंड हिज इनकम ऑन टू कमोडिटीज। यहाँ पे ये भी एक मान्यता है कि कंज्यूमर अपनी वस्तु को कम से कम दो वस्तुओं पर
अपनी इनकम को कम से कम 2 वस्तुओं पर व्यय करने के लिए बाध्य है, एक वस्तु पर नहीं। इसके अलावा इन्होंने कल्पना की, जे.आर. हिक्स ने मोनोटोनिक प्रेफरेंस की। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? When you consume more unit of a commodity without reducing the consumption of other, you get more satisfaction. Simply अगर हम इसे सामान्य भाषा में कहें तो अधिक उपभोग मीन्स अधिक संतुष्टि का स्तर। अगर आप X का उपभोग बढ़ाते हैं Y का उपभोग कम किए बिना, तो आपका बेटर ऑफ होगा, आप संतुष्टि के ऊपरी स्तर पे चले जाएंगे। अगर आप Y का उपभोग बढ़ाते हैं X को कांस्टेंट रखते हुए, तो भी आप बेटर ऑफ पे चले जाएंगे। और अगर आप X और Y दोनों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं तो भी आप बेटर ऑफ पे चले जाएंगे। यानी कि मोर कंजम्पशन लीड्स टू मोर सेटिस्फेक्शन, ये इसका खासियत है। रैशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर की कल्पना हिक्स ने भी की है। हर कंज्यूमर विवेकशील है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये भी इन्होंने सेट्रिस वेरिएबल्स की बात की कि इसके अलावा अन्य वस्तुएं, फैशन, टेस्ट, क्लाइमेट, कलर, ये सब चीजें अपरिवर्तित रहती है, तभी ये नियम लागू होता है। Let us start with an example for a consumer who will be able to satisfy his appetite by consuming the following combinations of chapatis and rice. देखते हैं, अगर उसको एक चपाती और 20 ग्राम चावल का देते हैं तो उसका सेटिस्फेक्शन हो जाता है, वो उसका पेट भर जाता है। अगर चपातियों की संख्या बढ़ाते हैं, उसके पेट के भरने के लिए जरूरी है अगर चपाती बढ़ा रहे तो चावल को कम करना होगा, क्योंकि चपाती भी बढ़ा देंगे, चावल भी बढ़ा देंगे तो वो उसका पेट ओवर डाइटिंग हो सकती है। इसी तरीके से जब आप और उसका उत्पादन चपाती की संख्या बढ़ाते हैं तो आप राइस की संख्या और कम करते हैं। अब ये देखिए, चपाती की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को पाने के लिए आपने राइस के कुछ पर्टिकुलर ग्राम्स को सेक्रीफाइस किया। तो सबसे पहले जब 1 से 2 पे आप गए, आपने 15 यूनिट, यानी 20 में से 15 गया तो 5 यूनिट आपने सेक्रीफाइस किया राइस का। जब 2 से 3 पे गए तो आप देखिए फर्दर आपने क्या किया है, 15 में से 11 गया, 4 यूनिट वाई का सेक्रीफाइस किया। यानी कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ commodity X, you are ready to sacrifice less and less units of commodity Y. This falling tendency is known as law of diminishing marginal utility between X and Y. Law of diminishing marginal rate of substitution between commodity X and Y. आइए इसके बेस पे हम डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, जब आप कमोडिटी X की 1 यूनिट ले रहे हैं तो कमोडिटी Y का 20 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। कमोडिटी X का 1 यूनिट बढ़ाने के लिए Y के आपने 5 यूनिट सेक्रीफाइस किए, अब 15 पे आ गए, और इस तरीके से आपको एक डाउनवर्ड स्लोप कर्व मिल रहा है जिसको आप इंडिफरेंस कर्व कहेंगे। अब ये इंडिफरेंस क्यों? हिंदी में इसके बहुत सारे नाम है, तटस्थता वक्र, अनधिमान वक्र, उदासीनता वक्र, लेकिन इंग्लिश में इसको इंडिफरेंस कर्व ही कहेंगे। इंडिफरेंस क्यों है? कंज्यूमर इन सारे कॉम्बिनेशंस के प्रति उदासीन है, इंडिफरेंट है, चाहे उसको कॉम्बिनेशन पहला वाला दे दीजिए, चाहे दूसरा दे दीजिए, चाहे तीसरा दे दीजिए, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, उसकी भूख शांत हो जाएगी। चाहे आप उसको 3 चपाती 11 ग्राम चावल दीजिए, चाहे 1 चपाती 20 ग्राम चावल दीजिए। इसलिए वो कॉम्बिनेशंस के प्रति इंडिफरेंट हो जाता है, उदासीन हो जाता है, इसलिए इसको हम इंडिफरेंस कर्व या उदासीनता वक्र कहते हैं। फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सबसे पहली बात तो ये डाउनवर्ड स्लोप होता है, दूसरी बात है ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, और आप आईसी मैप, अगर एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व आप बनाते हैं तो उसको आईसी मैप कहलाता है। हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये इसकी क्वालिटी है, इसकी फीचर है। आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। आईसी नेवर टचेज एनी वन ऑफ द एक्सिस, किसी अक्ष को टच नहीं करेंगे। मेनी आईसीज कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 और मोर आईसीज। आईसीज आर बैंगल शेप्ड। आइए अभी इन सबको हम एक एक करके डिटेल में बताते हैं। आईसी आर डाउनवर्ड स्लोप। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब क्या है? ये ऐसे डाउनवर्ड है, मतलब एक अगर एक्स बढ़ता है तो वाई को कम करना है, वाई अगर एक्स कम होता है तो वाई बढ़ेगा।
यानी कि एक्स और वाई के कंजम्पशन में इनवर्स रिलेशनशिप है। अब ये इनवर्स क्यों है? टू रिमेन ऑन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, समान संतुष्टि पर रहने के लिए एक्स को बढ़ाना चाहते हैं, वो तभी संभव है जब आप वाई को कम करें। अगर आप एक्स को भी बढ़ा देंगे, वाई को भी बढ़ा देंगे, तो इस केस में आपका समान सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आएगा, क्योंकि इसके पीछे मोनोटोनिक प्रेफरेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है। मोनोटोनिक मैकेनिज्म क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस मैकेनिज्म कहता है मोर कंजम्पशन मीन्स मोर सेटिस्फेक्शन, हायर सेटिस्फेक्शन। तो क्योंकि एक्स और वाई के मध्य ऋणात्मक संबंध है, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोप कर्व होगा। आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। देखिए कर्व दो प्रकार के होते हैं, एक तो इस प्रकार का होता है जिसे हम कॉनकेव कहते हैं, ये आपने पीपीसी में देखा होगा, और ये दूसरा आपके सामने है जिसको हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन है। तो ये एक्स एक्सिस के यानी ओरिजिन के कॉन्वेक्स होगा, और अगर आप ऐसे करते हैं तो ये कॉनकेव कहलाएगा। तो आईसीज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होते हैं? उसका कारण है कि एज वी गो ऑन consuming more and more unit of one commodity, we try to sacrifice less and less units of other commodity. This is also called as law of diminishing marginal rate of substitution between x and y. देखिए जैसे जैसे हम x की एक अतिरिक्त इकाई को पाना चाह रहे हैं, आप y की जो सैक्रिफाइसिंग यूनिट्स है वो कम होती जा रही है, इसलिए कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। अगर हम आईसी मैप की बात करें तो इफ यू ड्रॉ मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व ऑन ए पर्टिकुलर मैप ऑन ए पर्टिकुलर एक्सिस, वी गेट इंडिफरेंस मैप। अगर आप एक्स और वाई एक्सिस को लेकर के एक क्वाड्रेंट में एक से अधिक आईसी बनाते हैं तो ये आईसी मैप कहलाता है। हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैंने अभी बताया जब हम हायर आईसी पे जाते हैं, ये नीले रंग वाला जो आईसी IC1 है वो हायर है, IC1 is higher than IC0। अब यहाँ हमें क्या दिखता है? अगर हम पॉइंट के लेते हैं IC0 पे और इस पे हम X0 और Y0 कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम IC1 पे C बिंदु पर जाते हैं तो आप देखिए आपने Y का कंजम्पशन सेम रखा है लेकिन X का कंजम्पशन आपने बढ़ा दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप X का कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं Y को कम किए बिना, यानी आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हायर हो जाएगा। मोर कंजम्पशन मीन्स मोर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यही है मोनोटोनिक प्रेफरेंस जो आपको इस थ्योरी के दौरान इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर आप चाहें तो x का सेम कंजम्पशन लेवल रखें लेकिन y का आप बढ़ा दें, तो ऐसी स्थिति में आप पॉइंट ए पे चले जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे अगेन मोर कंजम्पशन मीन्स मोर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक बिंदु बी पे भी आप जा सकते हैं जहां पे आप देखेंगे x का भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया और y का भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो जब तीनों केस में आप ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी कि हायर आईसी will certainly give higher level of consumption and hence higher level of satisfaction will be ensured. Two IC never intersect each other. इससे पहले हमने जो यूज किया है उसी प्रॉपर्टी का यहाँ इस्तेमाल करेंगे और पाएंगे कि देखिए पॉइंट बी पर दोनों इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट बी पर दोनों से हमें समान संतुष्टि मिल रही है। इस पॉइंट पे हमें समान संतुष्टि मिल रही है क्योंकि MRS XY दोनों में समान है। लेकिन पॉइंट ए पे आप देखिए, आपका देखेंगे MUX/PX जो मिल रहा है, इस पे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि IC1 इज हायर देन IC0, IC1 इज हायर देन IC0। तो यानी कि यहाँ पे क्या IC0 ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, IC0 से आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है और यहाँ से दोनों से समान मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप पॉइंट सी पर देखते हैं तो IC0 हायर है। तो एक जगह आप कह रहे हैं IC0 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्योंकि IC1 देखिए यहाँ पे क्या है, IC1 आपका नीले रंग वाला जो वक्र है IC1 है और ये जो बैगनी कलर का डायग्राम है IC0 है। तो आप देखेंगे कि IC1 हायर है बिंदु ए पर, तो IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे IC0 हायर है सी बिंदु पर, तो यहाँ पे IC0 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यहाँ पर दोनों से समान सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट है और कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट का मतलब ये है, ये तभी संभव है जब
IC 0 और IC 1 एक दूसरे में मर्ज कर जाए और दोनों एक ही बन जाए। तो इसलिए दो इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। IC नेवर टचेज एनी ऑफ द एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व किसी एक्स को टच नहीं करते। अगर वो टच करेंगे तो देखिए बिंदु E पर जो वस्तु x का कंजम्पशन है वो 0 है और बिंदु B पर वस्तु y का कंजम्पशन क्या है, 0 है। यानी कि अगर हम यहाँ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो OB वस्तु x है और y है 0, और यहाँ हम कॉम्बिनेशन अगर बनाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप 0 है x और OA है कमोडिटी y, तो यहाँ तो एक ही वस्तु आ गई कंज्यूम कर रहा कंज्यूमर, जो कि संभव नहीं है। अनधिमान वक्र का संबंध दो वस्तुओं से ही है, ये इसके प्रोपाउंडर ने पहले ही मान्यता के रूप में रखी है। दो और अधिक इंडिफरेंस कर्व के मध्य हजारों इंडिफरेंस कर्व खींचे जा सकते हैं। ये देखिए IC 0 है, IC 1 है, इसके मध्य बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व खींचे जा सकते हैं। ये उपभोक्ता के इंटरेस्ट पे, प्रेफरेंसेस पर निर्भर करेगा। वास्तव में अनधिमान वक्र बैंगल शेप होते, चूड़ी के आकार के होते, जहां पे हम उसका एक पार्ट अध्ययन करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS XY की बात है। यहां से लेके यहां तक MRS XY काम कर रहा है, MRS YX काम कर रहा है। यानी कि अब आप क्या कर रहे हैं, फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ Y यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ X। तो यहाँ पे हम लोग अध्ययन को सरल करने के लिए इस इंडिफरेंस कर्व का हिस्सा ही, एक पार्ट ही अध्ययन करते हैं। आइए अब आपको हम बजट लाइन का निर्माण करके दिखाएं। बजट लाइन वास्तव में एक नाम के हिसाब से ही पता चल जाता है आपको कि उपभोक्ता की एक सर्टेन इनकम है और दो वस्तुओं की सर्टेन कीमत है। अब इस सर्टेन इनकम से सर्टेन कीमत पर उपभोक्ता किन किन कॉम्बिनेशंस को खरीद सकता है, यही दिखाने वाला वक्र बजट लाइन कहलाता है। तो अब देखिए इसको बजट लाइन का जो फॉर्मूला अगर हम बनाए तो P0x प्लस P1y शुड बी लेस देन और इक्वल टू इनकम। यहाँ पे P0 जो है वो प्राइस ऑफ x है, P1 जो है प्राइस ऑफ y कमोडिटी है। अब इस केस में अगर हम लेते हैं 100 रुपए अगर कंज्यूमर का इनकम है और 10 रुपए वस्तु x की कीमत है, 20 रुपए वस्तु y की कीमत है, तो आप इसको 10 और ये 20 रुपए y की कीमत है, शुड बी इक्वल टू लेस देन 100। अब आपका ये 100 रुपए, इसे हम बजट लाइन कहेंगे। इसके आधार पर x की मात्रा को डालते जाइए, y की मात्रा निकलती जाएगी। आपने जो समीकरण वाला चैप्टर किया होगा 9th-10th में, उसी के हिसाब से। अब इसके ऊपर जो बजट लाइन के ऊपर जो कॉम्बिनेशन है वो है परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। बजट लाइन के ऊपर जो है ऑप्टिमम यूज कर रहा है वो अपने पैसे का। अगर बजट लाइन के नीचे कोई कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अंडर यूटिलाइजेशन है। हालांकि ग्रीन एरिया जो है वो अटेनेबल एरिया कहलाता है, इसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर खरीद सकता है, इसके ऊपर का कॉम्बिनेशन भी खरीद सकता है। तो एनी पॉइंट ऑन और बिलो बजट लाइन कैन बी परचेज बाय द कंज्यूमर, हेंस इज नोन एज अटेनेबल कॉम्बिनेशन। लेकिन एक ही कोई अगर बिंदु ऐसा है जो बजट लाइन के ऊपर है तो उसे खरीद नहीं सकता, उसको हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर कोई पॉइंट बजट लाइन पर स्थित है तो वो, इसका मतलब है उसके पास जो 100 रुपए है वो पूरा का पूरा 100 रुपए खर्च कर रहा है। आइए हम इसको करके देखते हैं। अगर वो हम दो और ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इसको इस फॉर्मूले में हम रखते हैं 10 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 4। अब आप देखिए 10 प्लस कितना हो गया, ये आपका 20 हो गया, 20 प्लस 80 बराबर 100, उसके पूरे 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। ये बजट लाइन की क्वालिटी होती है। अब अगर वस्तु x की कीमत में परिवर्तन हो जाए या वस्तु y की कीमत में परिवर्तन हो जाए तो बजट लाइन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए हम आपको दिखाते हैं कि जैसे ये नीले वाले रंग की जो रेखा है ये
आपका बजट लाइन है। वस्तु एक्स की कीमत कम हुई है तो बजट लाइन शिफ्ट होकर ये रेड कलर की चली जाएगी, क्योंकि बस प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं हुआ। तो जब प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट है और एक्स कम हुआ है तो ये एक्स की तरफ शिफ्ट होगा। जिस रेशो में कम होगा उसी रेशो में ये डायग्राम आगे बढ़ेगा। अगर वस्तु वाई की कीमत कम हुई है और एक्स की सेम है तो एक्स का सेम पॉइंट रहेगा लेकिन वाई पे राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर कीमत बढ़ जाए तो क्या होगा, कीमत अगर बढ़ जाती है तो फिर जो शिफ्टिंग होगी वो इनवर्ड शिफ्टिंग होगी, ये इसको हमें ध्यान रखना होगा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। अब उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर उसकी 100 रुपए से ज्यादा होकर के 200 रुपए हो जाए तो क्या होगा। अब इसमें क्या है, प्राइस ऑफ एक्स 80 रुपए है, प्राइस ऑफ वाई 20 रुपए है। तो ना प्राइस ऑफ एक्स चेंज हुआ ना प्राइस ऑफ वाई चेंज हुआ, यानी कि ये जो शिफ्टिंग होगी वो कीमत रेखा की जो दर है वो अपरिवर्तित रहेगी। यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, अगर इनकम कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी। लेकिन ये सारे कर्व एक दूसरे के पैरेलल होंगे क्योंकि पी एक्स अपॉन पी वाई तीनों में अपरिवर्तित है, ना तो प्राइस ऑफ एक्स चेंज हुआ है ना प्राइस ऑफ वाई चेंज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, तीनों रेखाओं का स्लोप बराबर, ये समानांतर शिफ्टिंग होगी। अगर इनकम बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी, इनकम कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी, ये इसका खासियत होगा। उपभोक्ता का संतुलन, जे.आर. हिक्स का जो कॉन्सेप्ट था, हिक्सियन एनालिसिस इसे कहते हैं, इनके अनुसार स्लोप ऑफ बजट लाइन शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यानी कि अगर आप बजट लाइन का देखेंगे तो एमआरएस एक्स वाई को हम कहते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और पी एक्स अपॉन पी वाई हम कहते हैं कीमत रेखा का स्लोप। जब दोनों रेखाओं का स्लोप समान होगा तभी संतुलन होगा। आइए देखते हैं। अब ये जो पॉइंट है हमें 3 कॉम्बिनेशन से दिखते हैं जहां पर ये चीजें समान है, लेकिन आप देखेंगे ए और बी कॉम्बिनेशन को उपभोक्ता रिजेक्ट कर देगा ई के लिए, क्योंकि ई जो है वो IC1 पे स्थित है और IC1 IC0 की तुलना में अधिक ऊंचे लेवल पे है। अब वो IC2 पर जा नहीं सकता, इसलिए कॉम्बिनेशन एफ उसके लिए अनअटेनेबल है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन बिंदु ई पर होगा, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिल रही है दिए गए कीमत और दी गई बजट के अनुसार। यहाँ पे वो OXE यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स को कंज्यूम कर रहा है और OYE यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई को कंज्यूम कर रहा है। ICC इनकम कंजम्पशन कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स। इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है आप देखिए बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है और नेचुरल है जब हायर इनकम होगा तो कंज्यूमर भी हायर बजट लाइन पे, हायर कंजम्पशन लेवल पे, हायर सेटिस्फेक्शन लेवल पे जाएगा। तो अगर आरंभ में E0 है संतुलन का स्तर, उसके बाद कीमत बढ़ी, आय बढ़ी, अब उसका संतुष्टि स्तर E1 पे चला गया, फिर संतुष्टि स्तर आय और फर्दर बढ़ी तो E2 पे चला गया। इस तरीके से अगर हम डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को कंज्यूमर के ऐड कर दे तो हमें एक इनकम कंजम्पशन कर्व मिलेगा जो कि पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। अगर वस्तु की क्वालिटी अच्छी है तो आय के बढ़ने से उसकी डिमांड वो कंजम्पशन बढ़ाएगा, ये इसकी, इसलिए ICC जो है पॉजिटिव स्लोप होगा। अगर वस्तु एक्स इंफीरियर है, घटिया है, तो ऐसी की स्थिति में क्या होगा, उसकी आय जब बढ़ेगी तो वस्तु एक्स की डिमांड को वो कम करेगा और इस स्थिति में आपका जो ICC कर्व है वो बैकवर्ड बेंडिंग होता चला जाएगा। ICC अगर Y इंफीरियर है तो जैसे ही कीमत उसकी इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, डिमांड फॉर Y को कम कर देगा और ICC जो है नीचे की तरफ इस तरीके से बनेगा। आइए देखिए 3 प्रकार का ICC आपके सामने हमने बनाया। सबसे पहले अपवर्ड स्लोप, व्हेन क्वालिटी ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई बोथ आर गुड। जब वस्तु एक्स और वाई अच्छी क्वालिटी की होंगी तो ICC हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, नीले रंग वाले।
और अगर वस्तु x इंफीरियर है तो बैकवर्ड बेंडिंग होगा, और अगर वस्तु y इंफीरियर है तो इस तरीके से नीचे की ओर होगा। What happens when price of a commodity falls? जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो क्या होता है? चेंज इन रियल इनकम, जैसे ही कीमत कम होती है उसकी रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम क्या होता है इसको अभी हम बताएंगे, और इस रियल इनकम को वो कहाँ खर्च करता है इसको हम इनकम इफेक्ट के रूप में जानते हैं। When commodity with no change in the price becomes, अब ऐसा है, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि बस उपभोक्ता जो है आय में परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो मांग को परिवर्तित कर रहा है, तो वास्तव में होता है प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। प्राइस इफेक्ट हिग्स के अनुसार इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। As soon as price of a commodity falls, it has two consequences. अब आप देखिए, इसको हम थोड़ा सा करके दिखाना चाहेंगे आपको। जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती है, 10 रुपए से 5 रुपए अगर होती है, पहले उपभोक्ता 10 यूनिट खरीद रहा था, कुल खर्चा उसका 100 था, लेकिन जैसे ही कीमत कम हुई और 10 इकाई खरीद रहा, अब उसका 50 रुपए खर्चा है और 50 रुपए रियल इनकम उसकी बढ़ गई है। अब ये रियल इनकम जो बढ़ी है, इस रियल इनकम से वो वस्तु की मांग को बढ़ा भी सकता है। वस्तु Y की मांग को बढ़ा सकता है, X को वो नहीं खरीदेगा, Y को भी खरीद सकता है। ये सारी डिटेल्स और डिसीजन ये अभी हम करेंगे। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या होगा जब वस्तु X की कीमत कम हुई, 10 रुपए से 5 रुपए, उपभोक्ता के पास 50 रुपए आए, तो आय प्रभाव क्या करेगा, वस्तु X की डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये 50 रुपए कंज्यूमर से ले लिया जाए तो क्या उपभोक्ता अभी भी वस्तु X की मांग को बढ़ाएगा? जी हाँ, यही ताज्जुब की बात आती है। रिसर्चर्स के अनुसार अगर इसकी इस बढ़ी हुई रियल इनकम को हम वापस ले ले, तब भी हम देखते हैं क्योंकि वस्तु Y जो है जिसकी कीमत स्थिर है, वस्तु Y की कीमत स्थिर होने पर भी वो कंपैरेटिवली X के महंगी हो गई है, तो Y का कंज्यूमर X की तरफ शिफ्ट करने लगेगा। इसलिए कम कीमत पर, कीमत के कम होते ही वस्तु की मांग इसलिए भी बढ़ती है कि शिफ्टिंग ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम Y टू X होने लगती है। इसको प्रतिस्थापन प्रभाव की संज्ञा दी गई है। इनकम इफेक्ट जनरली ये जो 50 रुपए है, मैंने अभी आपको बताया, इनकम इफेक्ट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब हो सकता है कि इस इनकम इफेक्ट के कारण घटी हुई कीमत वाली वस्तु की मांग को आप बढ़ा भी दे और घटी हुई कीमत वाली वस्तु की मांग को आप घटा भी दे। ये डिपेंड करेगा उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर अच्छी क्वालिटी है तो आप नेगेटिव, उसका क्वालिटी अगर अच्छी है तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा। आप जिस वस्तु की कीमत कम हुई है आप उसकी मांग को बढ़ाएंगे, लेकिन अगर क्वालिटी खराब है तो जिस वस्तु की कीमत कम हुई है आप उसकी मांग को कम कर देंगे। ये इसकी खासियत है। लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा धनात्मक ही होता है। अब ये क्या वाला है, अगर हम टी और कॉफी की बात करते हैं तो जैसे ही टी की कीमत बढ़ती है आप देखेंगे टी की डिमांड कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जो टी वाले कंज्यूमर है वो कॉफी के कंजम्पशन में शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में कॉफी की मांग बढ़ जाती है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा जिस वस्तु की कीमत कम हुई है उसकी मांग को बढ़ाएगा, शिफ्टिंग होगी। ये प्रतिस्थापन प्रभाव का कहना है। शिफ्टिंग ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम वन कमोडिटी टू अनदर, प्राइस फॉलिंग कमोडिटी इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या होगा, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राइस फॉलिंग कमोडिटी बिकम्स मोर चीपर इन कंपैरिजन टू द कमोडिटी विद नो चेंज इन प्राइस। मैंने भी आपको बताया जिस वस्तु की कीमत नहीं बदली है अब वो तुलनात्मक रूप से महंगी हो गई है जिसकी कीमत डाउन हुई है। Hence consumer of the commodity with no change in price will start shifting themselves towards the price falling commodity. Hence substitution effect will always work in a single direction of increase in the demand for the price falling commodity. तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये आप मान लीजिए। अब नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों ही प्राइस फॉलिंग कमोडिटी को डिमांड को बढ़ाएंगे।
ऐसी स्थिति में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की तुलना में कमजोर होगा, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा। और प्राइस के कम होते ही इसकी डिमांड तो बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो थोड़ा सा डिमांड को बढ़ाने में सफल हो जाएगा। जबकि गिफिन गुड्स की अगर हम बात करें तो गिफिन गुड्स के केस में नेगेटिव इनकम इफेक्ट बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हेंस लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क, इसीलिए इसको हम एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। आइए इसको हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जब वस्तु की क्वालिटी अच्छी है। आप देखिए ये आरंभिक संतुलन है, जैसे ही वस्तु एक्स की कीमत कम होती है उपभोक्ता का संतुलन E2 पे चला जाता है, अब वो X0 की बजाय X2 खरीदने लगता है। हिक्स का ये कहना है कि अगर जैसे ही कीमत कम हुई है तो उसकी रियल इनकम बढ़ी है, अगर इस रियल इनकम को हम कंपनसेटिंग वेरिएशन के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में छीन ले कंज्यूमर से और उसे मजबूर करें कि तुम पुराने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे चले जाओ, तब भी हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर एक्स की ज्यादा इकाई को खरीदता है। तो ये जो पॉइंट है, हम जब ये बढ़ी हुई 50 रुपए को हमने ले लिया, उससे वापस ले लिया, तब भी कंज्यूमर हम देखते हैं कि वो X0 के बजाय X1 खरीद रहा है, यानी कि ही इज बाइंग मोर ऑफ एक्स इवन इफ इनकम इफेक्ट हैज बीन रिमूव्ड। इनकम इफेक्ट को रिमूव करने के बाद भी ये ज्यादा खरीद रहा है, इसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। जब ये पैसा हम इसे वापस दे देंगे तो ये चला जाएगा, इसको हम इनकम इफेक्ट कहते हैं, फिर वो इस पॉइंट पे चला जाएगा। तो आप देखिए यहाँ जो रेड कलर का एरो है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखा रहा है, और जो ब्लैक कलर का एरो है वो इनकम इफेक्ट दिखा रहा है, और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, इसलिए आप देखेंगे जो लॉ ऑफ डिमांड ज्यादा लागू है और कंज्यूमर वस्तु एक्स की X0 से बढ़ा करके X2 खरीदने लगा है। आइए देखते हैं अगर वस्तु X इंफीरियर होगी तो क्या होगा। इंफीरियर के केस में आप देखेंगे कि जो उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर है। देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के जो है यहाँ ग्रीन कलर वाला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और ये रेड कलर वाला इनकम इफेक्ट है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ने डिमांड को ज्यादा बढ़ाया है, इनकम इफेक्ट ने डिमांड को कम किया है। तो ये जो लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन में आप देखेंगे डिमांड लागू है, यानी पहले वो X0 खरीद रहा था, अब वो X2 खरीदेगा। जबकि सिर्फ प्रतिस्थापन प्रभाव लागू होता तो X1 तक जाता हूं, लेकिन क्योंकि इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट ने क्या किया, कम कर दिया डिमांड को, इसलिए वो X2 यूनिट खरीदने के लिए बाध्य हो गई। यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड इंफीरियर गुड्स में भी लागू होगा। बहुत खूबसूरती से, बहुत इफेक्टिवली J.R. हिक्स ने कंपनसेटिंग वेरिएशन का अमाउंट लेते हुए नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स के मध्य अंतर स्पष्ट किया है। अगर हम गिफिन गुड्स की बात करते हैं तो गिफिन गुड्स के केस में आप देखेंगे ये प्रतिस्थापन प्रभाव है। आप देखिए ये आपका प्रतिस्थापन प्रभाव है, और ये हरे रंग वाला जो है ये इनकम इफेक्ट है। अब आपका हरे रंग का जो इनकम इफेक्ट है वो ज्यादा है और इसलिए लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं है। पहले कस्टमर OX0 खरीद रहा था, अब वो OX2 खरीद रहा है, यानी कि गिफिन गुड्स के केस में जिस वस्तु की कीमत कम होगी उसकी मांग भी कम होगी, इसलिए इसे हम मांग के नियम का अपवाद भी कहते हैं। इस रेखाचित्र को का प्रयोग करते हुए आप अगर अपने डायग्राम, अपने आंसर को देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने की पूरी चांस है। इनकी सहायता से हम मांग वक्र का निर्माण भी कर सकते हैं। मांग वक्र 3 प्रकार का आप बना सकते हैं, जब X और Y दोनों नॉर्मल गुड्स है, जब X इंफीरियर है और जब X गिफिन है। आइए देखिए हम निर्माण करके दिखाते हैं। ये PL0, PL1 और PL2 उपभोक्ता की बजट लाइन है। जब की प्राइस OP0 था, OP1 या OP2 हुआ। OP0 पर जो बजट लाइन बना था PL0 बना था, OP1 पे बजट लाइन PL1 बना था, OP2 पे बजट लाइन PL2 बना है। E0, E1 और E2 क्रमशः उपभोक्ता के संतुलन बिंदु है। आइए देखिए, इस जब OP0 प्राइस था तो इस पे OX0 यूनिट कंज्यूम कर रहा था। इस तरीके से आप देखेंगे पॉइंट A मिलता है डिमांड कर्व का। जब कीमत कम हो गई, अब उपभोक्ता उस वस्तु की ज्यादा खरीद रहा है, संतुलन बिंदु के अनुसार B पॉइंट मिला। इसी तरह जब कीमत और कम हो गई, बजट लाइन PL2 बना,
उपभोक्ता का संतुलन IC2 के बिंदु E2 पर रहा, अब वो X2 खरीद रहा है, यानी कि आपको तीसरा पॉइंट मिल गया, C पॉइंट। इन सारे पॉइंटों को अगर हम मिला दें तो आप देखेंगे डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व आपके सामने है। तो मांग के वक्र का आप डेरिवेशन भी आपके स्क्रीन पे है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। जब कमोडिटी एक्स इंफीरियर होगी तो क्या होगा? अब इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव है, नो डाउट इनकम इफेक्ट अब इसको कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव अभी भी पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे, जैसे पिछले डायग्राम में आप देखिए कि कितना ज्यादा बढ़ा था, अभी इस डायग्राम में आप देखेंगे बहुत कम इंक्रीमेंट हो रहा है चौड़ी से में। अब डिमांड कर्व आपका स्टीप हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस डिमांड कर्व। प्रीवियस डिमांड कर्व आपका देखिए इलास्टिक था, और ये डिमांड कर्व इंफीरियर गुड्स का डिमांड कर्व इंफीरियर इनइलास्टिक नेचर का हो जाएगा। गिफिन गुड्स के डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो आप इसके अंदर देखेंगे कि जब आरंभ में OP0 प्राइस थी तो कंज्यूमर OQ2 खरीद रहा था, कीमत कम हुई, कंज्यूमर ने OQ1 खरीदना शुरू कर दिया, यानी उसकी डिमांड कम कर दी। और जब आप गिफिन गुड्स का डायग्राम बनाएंगे तो आप पाएंगे कि डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व। जी हाँ, डिमांड कर्व में भी पॉजिटिवली स्लोप इन केस ऑफ गिफिन गुड्स। ये भी एक प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है कि डिमांड कर्व क्या पॉजिटिव स्लोप हो सकता है? यस, डिमांड कर्व कैन बी पॉजिटिवली स्लोप इफ वी फाइंड द कमोडिटी इज गिफिन, क्योंकि उसके अंदर इनका नेगेटिव इनकम इफेक्ट पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास देखिए लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ डिमांड इस पे भी एप्लीकेबल है, चाहे वो नॉर्मल गुड्स हो चाहे वो इंफीरियर गुड्स हो, लेकिन गिफिन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है, यह आप देख सकते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है समरी के रूप में अगर हम देखें, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर डील्स विद द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ए कंज्यूमर about his behavior to maximize his satisfaction with his given income and price of the commodity. इसके अलावा there are two theories on consumer behavior, utility analysis जो कि टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की सहायता से संतुलन निकालती है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़े, बजट लाइन पढ़ा हमने, कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम पढ़ा, और हमने देखा कि प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हमने सामान्य गुड वस्तुएं, घटिया वस्तुएं और गिफिन वस्तुओं के बारे में पढ़ा। साथ में हमने कंज्यूमर का डिमांड कर्व भी डिराइव करके आपको बताया। अब समय कम है, लेकिन इसमें हम डिमांड के बारे में भी बताना चाहेंगे। डिमांड इज व्हाट? An effective human desire backed by ability and willingness to pay for a particular unit of a particular commodity at a particular price and time. वास्तव में डिमांड के लिए जो है, सबसे पहली तो ह्यूमन इफेक्टिव डिजायर चाहिए, दूसरा एबिलिटी टू पे होना चाहिए, और तीसरा विलिंगनेस टू पे होना चाहिए, और टू बाय ए पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। तो ये तीन चीजें जो है एसेंशियली अवेलेबल होनी चाहिए, तभी कोई डिजायर डिमांड में कन्वर्ट हो सकती है। डिजायर अलग है, डिमांड अलग है। डिमांड तभी बनेगी जब बस वो डिजायर इफेक्टिव होगी। दूसरी बात, कंज्यूमर के पास एबिलिटी टू पे होगा, और तीसरी बात, कंज्यूमर इज विलिंग टू पे होगा उस वस्तु को पाने के लिए। इसके बाद डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं हम। डिमांड शेड्यूल, तो आज के लिए मुझे लगता है कि यहीं पे हम क्लोज करें तो ज्यादा अच्छा है। आज हमने आपको बताया उपभोक्ता के जो दो विभिन्न सिद्धांत हैं, चाहे वो कार्डिनल अप्रोच हो चाहे ऑर्डिनल अप्रोच हो। कार्डिनल अप्रोच की संकल्पना एल्फ्रेड मार्शल और उसके फॉलोअर्स ने की। ऑर्डिनल अप्रोच की संकल्पना J.R. हिक्स और उसके फॉलोअर्स ने की। कार्डिनल अप्रोच में हमने देखा कि किस प्रकार उपयोगिता को मापा जा सकता है और एक वस्तु और दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन को स्थापित किया जा सकता है। इसी तरीके से हमने ऑर्डिनल अप्रोच में देखा कि किस प्रकार उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब स्लोप ऑफ बजट लाइन बिकम्स इक्वल टू स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।